हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक जुडिशरी एग्जाम्स। दिस इज विश्वानी बंसल। तो जैसे कि आपकी महाराष्ट्र जुडिशरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो आज के लेक्चर में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का कुछ पार्ट जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। बिफोर दैट लर्नर्स, यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उससे आप जो है स्पेशल फ्री क्लासेस यू कैन जस्ट वॉच विदाउट एनी कॉस्ट। Apart from that, you can watch my plus classes. Okay, for plus classes, you need to take the subscription and other information also. So, we'll start in today's lecture from the burden of proof. So, burden of proof is dealt under your section 100. Burden of proof never shifts. Equation आपके पेपर में MCQ फॉर्म में आया था कि whether a burden of proof shifts, constantly shifts, never shifts. So, burden of proof never shifts. This says that कि burden of proof उस person के ऊपर lie करता है whoever desires any court to give judgment, जो चाहता है कि कोर्ट उसके फेवर में जजमेंट दे regarding any legal right or liability that is dependent on the existence of the facts which he asserts must prove. उसको ये प्रूव करना होगा कि ये फैक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए चाहता है कि कोर्ट जजमेंट दे कि बी ने जो है कि बी को उसके क्राइम जो उसने क्राइम किया उसके लिए पनिशमेंट मिले, जो ए कह रहा है कि बी ने ये क्राइम किया है, ए अगर इफ ए वांट्स कि कोर्ट जो है जजमेंट पास करे दैट बी हैज कमिटेड थेफ्ट, देन ए को प्रूव करना होगा दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। देन ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। So burden of proof never shifts, that is dealt under the section 100. On whom burden of proof lies? किसके ऊपर burden of proof lie करता है? This constantly shifts. Onus of proof जो होता है वो constantly shift करता है, burden of proof कभी भी shift नहीं करता। So the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person. वो उस person के ऊपर lie करता है जो fail कर जाएगा अगर कोई भी evidence नहीं दिया जाएगा दोनों साइड। तो सेक्शन ऑनर्स ऑफ प्रूफ में से आपको क्या क्वेश्चन आता है कि वेदर इट नेवर शिफ्ट्स और कॉन्स्टेंटली, सो इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस पर्सन के ऊपर लाई करता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ, जो फेल कर जाएगा अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा दोनों साइड्स पे। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो है बी को सू कर दिया। ए सूज बी किस चीज के लिए? किसी लैंड के लिए। ये लैंड है जो बी के पोजेशन में है, बी के पोजेशन में है ये लैंड। ये कहता है कि ये जो जमीन है ये बी के फादर ने, ठीक है, बी का फादर कौन है? सी वॉज द बीज फादर, ठीक है, सी इज द बीज फादर, कि इसने जो है ये प्रॉपर्टी अपनी वसीयत में ए के लिए छोड़ी है। ए ये असर्ट करता है। तो व्हाट इज दिस? ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया किस चीज के लिए? लैंड के लिए जो बी के पोजेशन में है। ए ये कहता है कि ये जो जमीन है ये मेरी है, ये सी ने जो कि बी के फादर ने अपनी वसीयत में मेरे लिए छोड़ी थी, अपने विल। नाउ अगर दोनों साइड्स में कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा, अब ए अगर इस चीज को लेकर कोई भी प्रूफ नहीं देता है, कोई विल नहीं वो दिखाता है या कोई भी वो प्रूफ नहीं देता है, देन ऑब्वियसली वी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन द पोजीशन। सो दिस इज व्हाट इज कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ए के ऊपर यहाँ पे लाई कर जाता है। तो दिस सेज कि अगर कोई भी एविडेंस नहीं दिया, अगर बी ने एविडेंस नहीं दिया ना ही ए ने एविडेंस दिया, तो बी के पास पोजीशन था लैंड का, सो बी वुड बी एंटाइटल्ड टू रिटेन हिज पोजीशन। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स, बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स। दिस इज योर सेक्शन 101 एंड 102। नेक्स्ट इज 103, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। तो अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट है, ठीक, उसको लेके बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर्सन के ऊपर लाई करता है जो ये विश करता है कि कोर्ट बिलीव करे उसकी एग्जिस्टेंस में, दैट द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस। सो देयर इज, फॉर एग्जांपल, इफ अगर ए ने बी के ऊपर बी को केस फाइल किया चोरी के लिए, ए ने प्रोसिक्यूट किया बी को किसने चोरी की है, एंड वो चाहता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि बी ने एडमिट किया है थेफ्ट किसके आगे? सी के आगे, and wishes the court to believe that B admitted the theft to C, then A must prove the admission. फिर A को प्रूव करनी होगी एडमिशन। तो A प्रोसिक्यूट करता है B को चोरी के लिए एंड विश करता है कि कोर्ट बिलीव करे कि B ने जो है ये एडमिट किया है थेफ्ट किसके आगे, दैट ही हैज कमिटेड द थेफ्ट बिफोर। देन A को जो है ये एडमिशन को प्रूव करना। नाउ अगर B चाहता है, B ये कोर्ट में प्ली लेना चाहता है कि नहीं, जिस दिन ये चोरी हुई वो कहीं और पे प्रेजेंट था, यू वांट टू टेक द एविडेंस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई,
जो हम सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते, तो ये उसके ऊपर लाई करेगा। तो अगर कोई चाहता है कि पर्टिकुलर फैक्ट जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसी पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर लाई करता है, जो पर्सन चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे कि ये जो है फैक्ट एग्जिस्ट करता है, then that lies on that particular person जो उसको assert कर रहा है। This is your section 103. Next is 104. So 104 deals with burden of proving fact to be proved to make evidence admissible. Before I इससे पहले कि हम 104 सेक्शन जो है वो डिस्कस करें, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज लर्नर्स, महाराष्ट्र जुडिशरी का रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दिस इज, इसमें सारा आपका प्री का सिलेबस कवर होगा। ऑफर प्राइस सिर्फ आपको 14,000 पे अवेलेबल है। बाय यूजिंग दिस कोड, अगर आप ये कोड यूज करोगे इस पे भी आपको लेस मिल जाएगा। So do grab this opportunity, learners, and just master your subject for your pre and correct the exam. So let's discuss further. That is 104. So the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. ये कहता है कि burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact, ये उस पर्सन के ऊपर लाई करेगा जो विश करता है उस एविडेंस को देने के। ना अगर ए कोई डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है जो बी ने दी है, वी नो दैट अगर 32(1) में हमें डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल करवानी है तो ये तो प्रूव करना होगा कि इसकी डेथ हो चुकी है। अगर पर्सन की डेथ ही नहीं हुई है तो आप उस स्टेटमेंट को 32(1) में यूज ही नहीं कर सकते। If A wishes to prove a dying declaration that is given by B, then A must prove B's death. तो उसको B की डेथ को प्रूव करना होगा। Similarly, if you want to give secondary evidence, तो आपको ये तो प्रूव करना होगा कि प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, लॉस्ट हो चुका है या इसको दिया नहीं जा सकता। ठीक है, अंडर सेक्शन 65 दैट इज गिवन कि कौन से केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो इफ ए विशेज, ए चाहता है कि वो कोई सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, ठीक है, किसी लॉस्ट डॉक्यूमेंट का, वो कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये लॉस्ट हो चुका है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ए को प्रूव करना होगा दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। दिस इज योर सेक्शन 104. So 104 section says the burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. Next is 105. 105 section deals with burden of proving that case of accused comes with an exception. So in criminal cases, the burden of proof always lies on the prosecution. Prosecution needs to prove the case beyond reasonable doubt. So burden of proof है तो prosecution के ऊपर lie करता है. But this says कि अगर कोई person है, if you want, suppose A के ऊपर charge लगा murder का, तो burden of proof जो है वो prosecution के ऊपर लाई गई. But A want to take the plea कि जब ये murder हुआ, he was not in his senses, कि he was under the unsoundness of mind, कि he does not know the nature of the act, what he was doing, कि उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहे. So he wanted to take the plea of unsoundness of mind. That is one of the general exceptions that is given under your chapter 4 of I. Then the burden of proof will lie on it. तो burden of proof यहाँ पे A के ऊपर lie है. तो ये कहता है when a person is accused of any offense, the burden of proof existence of circumstances that his case comes within the general exceptions of the IPC, or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offense is upon him, and court जो है presume करके चलेगा the absence of such circumstances. The court shall presume the absence of such circumstances. Next is 106. Burden of proving fact especially within knowledge. This says when any fact is especially within the knowledge of any person. अगर कोई फैक्ट है वो स्पेशली किसी पर्सन की नॉलेज में है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन. ठीक है, काफी बार ये डिफरेंट स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में इलस्ट्रेशन ही एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है प्री में. दैट ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन ए रेलवे विदाउट अ टिकट. ए के ऊपर चार्ज लगा कि वो ट्रेवल कर रहा है रेलवे बिना टिकट के.
तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट, ठीक है, ये बर्डन कि उसके पास टिकट थी वो उसके ऊपर लाई करता है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन। नेक्स्ट इज 107. 107 deals with burden of proving death of a person known to have been alive within 30 years. अगर ये क्वेश्चन रेज हो जाता है कि whether a man is alive or dead, when the question is whether a man is alive or dead and it is shown that he was alive within 30 years and ये शो हो जाता है कि that he was alive कि वो जिंदा था पिछले 30 सालों से, अब suppose there is a person, वो आगे सडनली ये कहते हैं कि नहीं ये तो डेथ हो चुकी है, ठीक है, जो कि पिछले 30 सालों से जिंदा है, ठीक है, कि इसकी डेथ हो चुकी है, शो हो गया। तो आगे अगर कोई पर्सन ये सर्च करता है दैट ही इज डेड, देन बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु इज अफर्मिंग दिस फैक्ट। तो हम इसमें क्या प्रिज्यूम करके चल रहे हैं? वी आर प्रिज्यूमिंग प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। तो सेक्शन 107 डील्स विद प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। Similarly, section 108, this deals with presumption of death. This says अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये पर्सन अलाइव है या इसकी डेथ हो चुकी है, and it is proved that he has not been heard for 7 years, कि पिछले 7 सालों से उसके बारे में उन लोगों ने नहीं सुना, जिन्होंने नेचुरली उसके बारे में सुना होता, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस, तो सडनली कोई पर्सन आके कहता है कि नहीं ही इज अलाइव, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्टेड ऑन द पर्सन हु इज अफर्मिंग दिस। So under section 108 we are presuming the death. Under section 107 we are presuming that a person is survived. Next is burden of proof as to relationship in cases of partners, landlord and tenant, principal and agent. So when the question is whether persons are partners, landlord and tenant or principal and agent, अगर क्वेश्चन ये रेज करता है कि क्या पर्सन्स पार्टनर्स हैं, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैं या प्रिंसिपल एंड एजेंट हैं, and it has been shown that they has been acting as such, the burden of proving, अब कोई पर्सन है, ठीक है, वो आके एंड इट इज शोन दैट कि वो ऐसे ही एक्ट करें, देयर पार्टनर्स की तरह, लैंडलॉर्ड एंड एजेंट, सडनली कोई पर्सन आके कहता है कि नहीं ये तो पार्टनर्स है ही नहीं, अगर थे ये सीज कर गए हैं। Now the burden of proof is on the person who is affirming this fact. So when the question is whether these persons are partners, landlord and agent, principal and tenant, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships respectively is on the person who affirms. Next is burden of proof as to ownership. So when the question is whether any person is owner of anything, अगर एक क्वेश्चन रेज कर जाता है कि क्या ये पर्सन ओनर है, एनीथिंग मतलब कि मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. So बर्डन प्रूव करने का कि वो ओनर नहीं है उस पर्सन के ऊपर आ जाता है जो ये कहता है कि नहीं दिस इज नॉट, ही इज नॉट द ओनर ऑफ दिस थिंग। एनीथिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया, सो दिस इंक्लूड्स बोथ, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है वेदर दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज 111. 111 section deals with proof of good faith in transactions where one party is in a relation of active conflict. So where there is a question as to the good faith of transaction between parties, one of whom stands to be other in the position of active party. इसको समझने के लिए let's take an example first, then we'll read the provision. For example, there is an advocate A and he has a client B is the client. तो एडवोकेट है, ये क्लाइंट है, तो इन्होंने इसको हायर किया हुआ है केस के लिए। नाउ बी जो क्वेश्चन इन जो दैट इज जो केस चल रहा था उसको लेके जो प्रॉपर्टी थी वो ए ने परचेज कर ली,
इसने जो बी ने क्लाइंट ने है वो ए को जो है सेल कर दी एडवोकेट को। ना क्वेश्चन ये रेज हुआ कि क्या जो ये सेल हुई है वेदर की एडवोकेट ने अपनी जो उसकी पोजीशन थी उसको क्लाइंट को एक्टिव कॉन्फिडेंस में लेके क्या ये ट्रांजैक्शन हुई है या फिर गुड फेथ में हुई है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ देन किसके ऊपर लाई करेगा, फिर वो एडवोकेट ए के ऊपर लाई करेगा हु इज इन अ पोजीशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो दिस सेज वेयर देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई है या नहीं दो पार्टीज के बीच में, one of whom stands to be to the other in a position of active confidence. The burden of proving the good faith of the transaction, burden prove करने का good faith of the transaction को लेके the is on the person who is in a position of active confidence. ये उस person के ऊपर लाई करेगा जो active confidence की position. This is what is given under your illustrations also. तो ये तो रहे आपके that were the sections of your that is burden of proof के sections that we have studied. So इसमें से एक highly आपको question आने के chances होते हैं MCQ में. Very important sections those were. Again 112 is very important section. This is on conclusive proof. This says अगर कोई question raise करता है regarding the paternity of a child. So fix that कि whether this was born कि क्या जो ये child है whether this was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man. ठीक है कि क्या इसका बर्थ तब हुआ है जब वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करती थी बिटवीन फादर एंड द मदर एनी मैन, या फिर विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन कि जब मैरिज डिसॉल्व हुई, जब ये दोनों के बीच में मैरिज डिसॉल्व हुई, इसका बर्थ जो है वो 280 दिन के बीच में हो गया आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। तो अगर ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज द कंक्लूसिव प्रूफ कि जो ये चाइल्ड है दिस इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन, ये लेजिटिमेट सन है इस मैन का। बट दिस सेज कि अगर ये मैन ये प्रूव कर दे दैट ही हैड नो एक्सेस टू द मदर ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही वाज बिगॉटन, देन दैट इज अनलेस, ठीक है, फिर वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। अदरवाइज दिस इज द कंक्लूसिव प्रूफ दैट दिस चाइल्ड इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। So this says the fact that any man was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, that shall be the conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it has been shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been with. There is a landmark case on this. उसमें कोर्ट ने गौतम कुंडू का केस है, उसमें वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो डीएनए टेस्ट कर रहा है रूटीन मैटर में उसको जो है अलाउ नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी अलाउड एज अ रूटीन कोर्स ऑफ मैटर। कि अगर कल कोई इक्वेशन रेज कर जाता है कि वेदर दिस इज द लेजिटिमेट सन, तो डीएनए टेस्ट कर रहा रूटीन मैटर में नहीं वो कोर्ट उसको अलाउ कर सकती। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी सीन। नेक्स्ट इज 113A 113B, दिस आर आल्सो इंपॉर्टेंट सेक्शंस, आपको इसमें याद रखना है, डायरेक्टली सेक्शन भी पूछ लिया जाता है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि प्रिजम्पशन एज टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 113A, प्रिजम्पशन एज टू डोरी डेथ इज डेल्ट अंडर योर 113B. And apart from this, this is a may presume section and this is a shall presume section. 113A may presume है, 113B is shall presume. So 113A says that when the question is, अगर क्वेश्चन ये रेज करता है कि whether the commission of suicide by a woman had been abetted by a husband, कि जो सुसाइड किया है वुमेन में क्या उसके हस्बैंड ने अबेट किया है, और एनी रिलेटिव और ऑफ हर हस्बैंड या उसके किसी रिलेटिव ने अबेट किया है, एंड ये शो हो जाए कि उसने सुसाइड जो है मैरिज के विद इन 7 years किया है, शी हैज कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, किस दिन से 7 साल हम देखेंगे जिस दिन से उसकी मैरिज हुई है, एंड जो हस्बैंड या रिलेटिव्स थे शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव्स, देन कोर्ट में प्रिज्यूम with regard to the other circumstances that the suicide has been abetted by the husband or the relative.
So cruelty, the meaning of cruelty word that is used here is the same meaning that we read under section 498A of the IPC. So what are the essentials that to fall the case under section 113A is that the woman has committed suicide. The suicide has been abetted by the husband or the relatives within 7 years of the marriage, that the husband or relatives of the husband had subjected her to cruelty, then the court can presume with regard to other circumstances that कि ये जो suicide है, this has been abetted by the husband or the relative of the husband. Next is when the question is whether person has committed the dowry death of a woman. अगर ये क्वेश्चन रेज कर जाता है कि क्या पर्सन ने डॉरी डेथ कमिट की है इस वुमेन की, एंड इट इज शोन दैट, एंड ये शो जाता है कि सून बिफोर हर डेथ, कि डेथ के पहले शी हैज बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएलिटी और हरासमेंट, एनी डिमांड फॉर डॉरी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कॉज्ड द डॉरी. अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डॉरी डेथ ऑफ वुमेन, कि क्या इस पर्सन ने डॉरी डेथ कमिट की है इस वुमेन, एंड ये शो हो जाए कि सून बिफोर हर डेथ such women had been subjected by such person to cruelty or harassment, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा that such person has constituted. So this is shall presume, court is bound to presume this fact. And dowry death shall have the same meaning that we read under your section 304B of the IPC. 114 section, this says that court presume कर सकता है regard, this is a may presume section. The court may presume the existence of any effect which is likely to have happened regarding her to the common course of natural events, human conduct, public or private business. So the court can presume the existence of certain affairs that is dealt under this section 1. You can just have a reading to the illustrations, not so important. Next important is that is 114. This was added by the amendment X से ये add हुआ है section. This deals with presumption as to the absence of consent in certain prosecution for. This says in a prosecution for rape, अगर कोई भी केस चल रहा है prosecution for rape under these clauses of subsection 2 of 376 section, ठीक है, subsection 2 of section 376 of the IPC. तो अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है रेप को लेकर, जहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द एक्यूज्ड डिस्प्यूट, जहाँ पे ये प्रूव हो गया, एंड क्वेश्चन ये रेज हुआ वेदर दिस वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन दैट इज अलेज्ड टू हैव बीन रेप्ड, इसमें वुमेन का कंसेंट था या नहीं, ये क्वेश्चन अगर रेज हुआ है, एंड ऐसे वुमेन जो है वो एविडेंस देते हैं कि दैट शी डिड नॉट कंसेंट, कि उसने कंसेंट नहीं किया है, then the court shall presume, कोर्ट ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलेगा उसके फेवर में that she did not consent, कि उसका कोई भी कंसेंट नहीं. So presume, this is also shall presume section, that is presumption as to the absence of consent in certain prosecution. So further we'll discuss in our next lecture, learners. Thank you so much. I'm just ending the session here only. Before I end this lecture, learners, do join this batch for your Maharashtra Judiciary Rapid Revision. Offer price is only 14,000. By using this code, you can आपको इस पे और भी ज़्यादा ऑफ मिल जाएगा. एंड यू कैन, इसमें आपका प्री का सिलेबस होगा, सेल्फ प्लेस रिकॉर्डेड बैच है ये. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो अपनी महाराष्ट्र जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए. लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. And there is a test at 2:15 PM, 2:15 बजे आपका, that is 2:15 PM पे IPC की रिवीजन लेक्चर है for your महाराष्ट्र जुडिशरी. You can just join that, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू. And apart from this, there is a test at that is 1 PM on IPC and evidence. Thank you so much, learners. I'm just ending the session here.